इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C को। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। ये CBSE 2010 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल px है, px इज इक्वल टू कितना पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। और कहा गया है कि एक जीरो आपके पास क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोज इज, मान लेते हैं अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जीरो होते, ठीक है, तो उसने ये बोल दिया है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 प्लस रूट 3 है और आपको क्या करना है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप किस तरीके से निकालेंगे, वैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ। आप खुद सोचिए कि जब हम बात करते हैं कि सम ऑफ जीरोज वो कितना होता है, तो ये हो जाता है -b/a। अब यहाँ पर खुद देखिए कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 और अल्फा कितना था 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा कितना है पता नहीं, तो हमने बीटा को एज इट इज इसी तरीके से रख दिया है, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस करिए कि भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं और ये कितना है, ये हो जाएगा प्लस का 4। अब ये हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है, ये पूरा टर्म हम राइट साइड पे ले जा सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस रूट 3, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, दैट इज 2 माइनस रूट 3। ये है हमारा बीटा। इतना क्लियर हो गया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कई लोग इसको इस तरीके से भी करते होंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया c/a, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू c कितना है 1, a कितना है 1। अब आप बोल सकते हैं ना कि बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको यहाँ पर ही मल्टीप्लीकेशन में था तो ये जब क्रॉस इस तरफ आएगा राइट साइड पे तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक रेशनल टर्म है तो आपको यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 माइनस रूट 3 से डिनोमिनेटर में और ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये कितना आया, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको फॉर्मूला हो गया। और ये 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 कितना होगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 और ये यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और ये हो गया 2 माइनस रूट 3। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बीटा की वैल्यू होगी 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। अब वो 1 अगर डिनोमिनेटर में आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात सेम ही रहेगी, 2 माइनस रूट 3 आंसर आ गया। अब ये क्या है कि थोड़ा सा लेंथी जाएगा कैलकुलेशन, तो इससे अच्छा ये है कि आप इसी तरीके से कर लीजिए। आप करना चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही आंसर वैलिड हैं और दोनों ही आंसर प्रॉपर तरीके, मतलब दोनों ही तरीके से आपको प्रॉपर आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। बस मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 1, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया गया है क्वेश्चन में, px इज इक्वल टू यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। जब भी हम ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है कि इस पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज निकालने हैं ना तो आपको सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए कि जिनका सम क्या आएगा वो इस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर होगा, विच इज़ +1, और साथ में उनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होना चाहिए इसका कोफिशिएंट दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और साथ में कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1 इंटू माइनस पी इंटू पी प्लस 1, दैट इज माइनस पी इंटू पी प्लस 1। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा और सम ये आएगा। आप खुद बता सकते हैं कि ये नंबर p और p प्लस 1 हो सकता है, जबकि इनमें से एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव, ये पता चलता है हमें सम से। अब आप सम को देखिए, सम पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो लार्जर नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो स्मॉलर है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अब आप ये बोल सकते हैं ना कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया और साथ में सम ये हो गया। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना इस तरीके से कि p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया ये। इन दोनों का अगर आप ऐड करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 1x आएगा सिर्फ, और बाकी के जो बचे हुए टर्म्स हैं उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया और साथ में ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर।
तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, पी एक्स इजिकल टू इस तरीके से आया। अब आप इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, तो आप x कॉमन ले सकते हैं दोनों में। तो इसमें से जैसे आपने x कॉमन लिया, बाहर लिया, तो बाकी का बचा हुआ क्या पोर्शन रह गया, वो हो गया x। इसमें अगर आप x बाहर ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा हमारे पास p+1। इतना क्लियर हो गया। इस केस में देखिए इधर भी हमारे पास p है और इधर भी हमारे पास p है, तो एक काम करते हैं कि माइनस का p बाहर ले लेते हैं, क्योंकि माइनस भी दोनों में है। तो यहाँ पर माइनस का p जैसे आप बाहर लेंगे तो इसमें बचेगा x और इसमें क्या बचेगा, p+1। बट वो p+1 पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि माइनस आपने पहले से ही बाहर कॉमन ले लिया है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए x प्लस p+1, x प्लस p+1 दोनों में ही ये कॉमन आ रहा है, x प्लस p+1 ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बाकी का क्या बचा, बाकी का बचा, इधर बचा x और इधर बचा p, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस p। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए कि अगर आपको यहाँ से जीरोस निकालने हैं तो इसको पूरे को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। दोनों टर्म को अगर आप जीरो से इक्वेट करके देखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस पी को अगर आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा p। यहाँ से अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो यह कितना आएगा, एक काम करिए, ये पूरा जो p+1 है ना, इसी को पूरा शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का p+1। ये आंसर है। तो ये हमारे पास जीरोस हैं। अगर कोई पूछे कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, तो आप बोल दीजिए p एंड माइनस ऑफ p+1, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें जीरोस निकालने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। अगर ये चीज़ क्लियर हो चुका है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 3x माइनस m इंटू m+3। ये भी उसके जैसे ही है, बस इसके अंदर कोफिशिएंट्स अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया है x² माइनस 3x माइनस m इंटू m+3। जब भी ऐसा पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, तो हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का सिर्फ एक लॉजिक होता है कि आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका सम इस टर्म के बराबर हो, विच इज़ -3, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, दैट इज़ यहाँ पर 1 और मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होना चाहिए -m इंटू m+3। ठीक है, अब खुद सोचिए कि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट हम इस तरीके से ले रहे हैं तो क्या आप ये फैक्टर ले सकते हैं m और m+3, क्योंकि जैसे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव। अब कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए, कौन सा नेगेटिव, ये डिसाइड करता है सम वाला पार्ट। सम अगर नेगेटिव है तो जो लार्जर नंबर है उसको नेगेटिव लेना है, जो स्मॉलर है उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ चुके हैं। इन दोनों नंबर्स की हेल्प से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसको अगर आप स्प्लिट करने जाएंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग करते वक्त -3 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, mx माइनस ऑफ m+3x। ये प्लस का था, ये माइनस का था। ठीक है, ये हो गया। बाकी का जो टर्म है इसको एज इट इज लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू m+3, और यहाँ पर क्या बचेगा, x²। अब खुद सोचिए आप कि इसके अंदर अगर आपको कॉमन लेने हैं तो इस केस में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x आता है, इसमें भी x आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा इधर x² नहीं सॉरी x बचेगा, क्योंकि x² का एक x बाहर आ चुका है। इधर से x बाहर चला गया तो बचा सिर्फ m। इस केस में क्या होगा, m+3 दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन m+3 के साथ साथ माइनस भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक काम करिए, माइनस का m+3 ही बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m+3 बाहर चला गया तो बचा यहाँ पर x, और यहाँ पर माइनस भी बाहर जा चुका था और m+3 भी चला गया था, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ m, वो भी प्लस का। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए x+m दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x+m को बाहर लिख देंगे। बाकी का अंदर जो टर्म बचा वो ये x बचेगा, और साथ में ये वाला टर्म विच इज़ माइनस ऑफ m+3। ठीक है, ये हमारे पास दोनों टर्म बचे। अब हम जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से। जब हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो अगर आपका ये टर्म आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर x कितना आएगा, वो आ जाएगा माइनस का m। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको जैसे जीरो से आप इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू m+3। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आया। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि अगर कोई पूछे कि हमारे जीरोस क्या हैं, तो सो जीरोस आर -m एंड m+3, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये हमारे जीरोस हैं। इतना क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हमें जीरोस निकालने हैं।
तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 देन राइट द पॉलिनोमियल। हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखनी है जिसमें अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा इंटू बीटा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या कहा गया है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखनी है। अब आप देखिए, आपके पास कोई स्टैंडर्ड टर्म होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ऑल्दो जब इन्होंने कहा था कि दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो उसी से हमें आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें आप a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब हम बोल सकते हैं ना कि भाई हमारे पास जब अल्फा प्लस बीटा होता है तो वो होता है माइनस बी बाई ए, तो इसका मतलब ये है कि बी बाई ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये माइनस का अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, तो मतलब ये है कि सी बाई ए की जगह आप अल्फा इंटू बीटा को भी रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों का आप रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल पी एक्स बन के आ रहा है वो इस तरीके से बनकर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि इसी की जगह अगर आपके पास स्टैंडर्ड टर्म आप लेना चाहें, अगर आप इफ a इज इक्वल टू 1, आपने a की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पर पी एक्स कितना आएगा? पी एक्स आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था? 6 इंटू एक्स, और ये कितना हो गया? अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4, प्लस का 4 हो गया। तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। लेकिन पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर ना देखिए, ये जो आपका आंसर आया है ये आपका एक ही स्टेप में आ सकता था कि आप यहीं से आप बोल सकते थे ना कि भाई हमारे पास हम इतना क्यों कर रहे हैं, हम सीधा बोलते कि भाई पी एक्स क्या होता है। पी एक्स डायरेक्टली आप बोल देते, ए की वैल्यू तो 1 ही नॉर्मली रहती है, तो पी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है? इतना कुछ करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा किसी और टर्म में दिया जाता, मान लेते कोई फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया जाता, तो आप ज़रूरी नहीं है कि ए को 1 लेते। इसलिए मैंने आपको पूरा स्टेप करके दिखाया ताकि आपको हर एक चीज़ का आइडिया रहे। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर फिर भी ठीक ही आएगा। बस मेरे को आपको समझाना था ताकि अगर आपको बीच में कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन को शुरू करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा और आपका सही आंसर आएगा। और 1 मार्क्स में क्या होता है, टाइम कम होता है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश की जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप यही मान के चलिए कि आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो इसको आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 1 0 इन्होंने दे दिया और कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अगर 1 0 इन्होंने दिया है तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक है शॉर्टकट मेथड है और एक है पूरा, मतलब कई लोग क्या करते हैं दूसरे मेथड से ज़्यादा कर लेते हैं सॉल्व। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको शॉर्टकट मेथड भी कैसे समझ में आना चाहिए कि कौन सा शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स है। पी एक्स कुछ इस तरीके से है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 1 0 इन्होंने क्या दे दिया, जैसे नॉर्मली अल्फा और बीटा 0 होते हैं तो उन्होंने क्या करा कि अल्फा की वैल्यू 0 दे दी, बीटा हमें पता नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अब हम इसको 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है हमारा सॉल्व करने का, और फिर हम इसको देखेंगे सेकेंड मेथड से सॉल्व करके, फिर चेक करेंगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और क्यों इतना अप्रोप्रिएट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि अगर हमारे पास अल्फा 2 है और बीटा हमारे पास नहीं दिया गया है, आप एक चीज़ सोचिए, जब भी आपको कोई कहता है कि ये 0 है तो आप क्या करिए, उस 0 की वैल्यू डाल के देखिए। जैसे आप 0 डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, k इंटू यहाँ पर ये 2 स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो आप ये बोल सकते हैं ना कि P2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये 0 है आपका पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया 5k प्लस 6 को हमने क्या करा, इधर शिफ्ट कर दिया तो -6 हो गया। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, -6/5। ये आंसर आ गया, k का आंसर इस तरीके से आ गया। ये एक तरीका है, लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस मेथड से ना करके दूसरे मेथड से करना शुरू कर देते हैं।
वो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमारे पास बीटा नहीं है, अल्फा है सिर्फ। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, दैट इज माइनस 3/k, और साथ में अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a, दैट इज k/k। क्योंकि ये c है ये a है तो इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा था 2, बीटा हमारे पास था नहीं, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/2, इतना आ गया। अब इस बीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, अपने आप की एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2 = -3/k। अब आप एक काम करिए, इसका एलसीएम जैसे आप लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1 = -3/k। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 5k = -6। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी -6/5, ये हो गया। ये k है, ये है k। दो तरीके हैं, दो मेथड है आपको सॉल्व करने के, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि डायरेक्टली एक ही स्टेप में आपका आंसर है। पहले आप इसको सॉल्व करें फिर वहाँ से इसको सॉल्व करें, तो ये तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको लेकिन मेथड दोनों बता दिए ताकि आपको पता चले कि हाँ दोनों में किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ये CBSE 2010 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, पॉलिनोमियल हमारे पास px है 2x² + x + k, और पूछा गया है कि इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 हमारा क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आपको पता चल चुका है कि हम किस तरीके से शॉर्टकट मेथड क्या होता है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो शॉर्टकट मेथड है उसी से सॉल्व करके बता रहा हूँ। अदरवाइज लेंथी मेथड से करने की अब जरूरत नहीं है, वो आपको समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन 5 में आपने देख लिया है। तब हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास अगर 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे 3 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। जैसे 3 की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा P3 = 2 × 3² + 3 + k। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि 3 क्या है इस पॉलिनोमियल का 0, तो मतलब 3 अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर सेटिस्फाई करके देखोगे तो ओवरऑल आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 3² कितना हो गया 9, 2 × 9 + 3 + k। तो यहाँ से ये हमारे पास हो गया 18 + 3 + k, तो ये कितना हो गया 18 + 3 हो गया 21 + k = 0। सो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -21, ये आंसर है, ये हमारा आंसर है। अगर हम इसमें 3 की वैल्यू डालेंगे तो इस तरीके से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये 6 क्वेश्चन था उसी तरीके से हमारे पास 7th क्वेश्चन भी है। फिर इसमें कहा गया है कि इफ -4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। फिर हमें वैल्यू निकालनी है k की, तो हम करेंगे क्या कि अगर हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल px इस तरीके से दिया गया है x² - x -2 टाइम्स ऑफ k + 2, और यहाँ पर कहा गया है कि भाई अगर हमारे पास ये -4 एक जीरो है, ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, तो हम बोल सकते हैं ना कि p-4 क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये p-4 पहले देख लेते हैं, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 एंड देन -2k + 2, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर 16, और ये हो गया प्लस का 4, और ये कितना हो गया -2k, और ये -2 = 0। ठीक है, ये कितना हो गया 20, ये -2k, और ये -2 = 0। तो यहाँ पर ये 20 - 2 कितना हो गया 18 - 2k = 0 हो गया। अब हम 2k को राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18 = 2k। ठीक है, तो अब हम इसमें 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो जैसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 9, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये आंसर आ गया। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर k की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर जो पूछा ही क्या गया था, वैसे k की वैल्यू पूछी गई थी और कुछ पूछा ही नहीं था। तो ठीक है, ये आंसर आ चुका है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी आंसर आ गया। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इफ़ 1 इज़ अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया था कि इफ़ 1 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, px हमारे पास पॉलिनोमियल है ax² - 3 × a - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 1, और कहा गया है कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 1 है, मतलब दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x की जगह 1 को रिप्लेस करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए 1 × a × 1² - 3 × a - 1 × 1
-1, इसकी वैल्यू टोटल 0 होनी चाहिए। तो ये a इंटू 1² मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया -3 a-1, और साथ में ये कितना हो गया, ये तो 1 रहेगा, और साथ में ये -1 = 0। तो ये हो गया a-3a हो गया, -3 और +1 -1, ये कितना हो गया +3, और ये -1 = 0। अब देखिए a और -3 ये कितना हो गया -2a, और 3 - 1 कितना हो गया 3 - 1 हो गया 2 = 0। 2a को आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये 2 = कितना हो जाएगा 2a, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये आपका आंसर है। तो a आ गया हमारे पास 1। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इफ -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x² + 4x + 2k देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने सारे क्वेश्चन एक साथ ही क्यों चिपका दिए। अच्छा, ये चीज़ एक्चुअली क्या है, ये CBSE में आया ना, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही इसमें मिक्स कर दिए इन्होंने। अदरवाइज ओवरऑल जो यहाँ पर सॉल्यूशन है सबका सिमिलर टाइप का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, px = 3x² + 4x + 2k, और यहाँ पर इसका एक जीरो है कितना -2। ये वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, तो दूसरे जीरो की ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरा जीरो पूछा भी नहीं है, सिर्फ k पूछा गया है। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि p - 2 कितना होना चाहिए, वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि p अगर x की वैल्यू -2 आप डालोगे, सिंस x हमारा जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की वो वैल्यू को जीरो कर देगा। तो करके देखते हैं इसको, 3 × -2² + 4 × -2 एंड देन +2k, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 3 -2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पर ये 4 × -2 कितना हो गया -8 + 2k = 0। तो 3 4 हो गया 12, 12 - 8 + 2k = 0। तो 12 - 8 कितना हो गया 4, 4 + 2k = 0 हो गया। 4 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2k = -4। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, तो k की वैल्यू हो गई -2। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया कि k की वैल्यू क्या होगी। अब k की वैल्यू हमारे पास पूछी गई थी और कुछ पूछा ही नहीं गया था, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया k = -2। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, राइट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोज लिखने हैं। तो आप किस तरीके से इस पॉलिनोमियल के जीरो लिखेंगे। देखिए, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया जाए, पॉलिनोमियल कितना दिया गया है px = x² - x - 6, इसके अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिर्फ आपको ये बोलता है कि ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करिए जिनका जो सम है वो इस मिडिल टर्म के कांस्टेंट कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और साथ में उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, दैट इज 1 × -6। तो ये -6 होना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन -6 है और सम है -1। देखिए 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए -6, तो मतलब इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कौन सा होगा वो हम सम को देख के देखते हैं कि देखिए सम हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए, जो स्मॉलर नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरीके से हमें पता चल गया दो नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं इन दोनों के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा -3x और ये हो गया +2x, और ये बाकी के जो बचे हुए नंबर है -6 और ये x²। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें बचा x और इसमें बचेगा 3, वो भी माइनस का। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों के फैक्टर 2 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 हो गया। यहाँ से बचेगा x, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से बचेगा 3। देखिए इधर भी x - 3, इधर भी x - 3, तो इसका मतलब ये है कि x - 3 हमने कॉमन ले लिया। बचेगा कितना, अगर x - 3 बाहर आ गया तो बचेगा सिर्फ x, यहाँ से x - 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको देखिए, अब अगर आपको इसको 0 से इक्वेट करना है तो आप इंडिविजुअल फैक्टर्स को भी 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, x = 3, और अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, x + 2 = 0, दैट इज x = -2। तो ये दोनों हमारे जीरोज आ गए। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -3 और 2, ये आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज
1, राइट द वैल्यू ऑफ k। देखिए यहाँ पर जीरोज नहीं कहा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये चीज़ कहा गया है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल px कितना दिया गया है, px दे दिया हमारे पास kx² माइनस 3x प्लस 5, और कहा गया है कि सम ऑफ द जीरोज, अगर इसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन्होंने दे दी 1, सम ऑफ द जीरोज। पूछा गया है कि अब हमारे पास k की वैल्यू कितनी होगी। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ द जीरोज दिया गया 1, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ बी कितना था, माइनस का 3, डिवाइड बाई ए कितना था, k। ठीक है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 3 डिवाइड बाई k क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 3। इतना आंसर है। इतना क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11 कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो इसके सॉल्यूशन ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा क्योंकि एक ही एक कंसेप्ट सब में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे 11 कर लिया हमने। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। अब लास्ट वाले केस में हमें सम कहा गया था, अब यहाँ पर हमें बोल दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। px कितना है, px है x² माइनस 4x प्लस k। अगर हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का जो उन्होंने प्रोडक्ट दिया ना कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो उन्होंने कितना कहा है, इतना है, ये 3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 3, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, c बाई ए के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 3 है, c कितना है, ये हो जाएगा k, a कितना है 1, तो यहाँ से हमें पता चला कि k की वैल्यू होगी 3। ये आंसर है। ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी k3 आ रहा है, इसमें भी k3 आ रहा है, दो अलग अलग केसेस थे, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इफ x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k a। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर आपके पास x प्लस ए, ये किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। px पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, ये है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ये है। नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि एक मेथड तो ये होता है कि आप एक काम करिए, इस पूरे पॉलिनोमियल px को डिवाइड करके देखिए x प्लस a से। अब ये इसका अगर फैक्टर है तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा ना, उसको आपको 0 से इक्वेट करना है, उसी में आपकी a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये एक तरीका होता है, ये एक प्रोसीजर होता है। दूसरा प्रोसीजर क्या होगा कि आप खुद सोचिए, अगर इसका ये फैक्टर a है, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका फैक्टर क्या होता है, px इज इक्वल टू, ये हो गया कि हमने x प्लस a लिख दिया और बाकी के जितने भी पॉलिनोमियल है वो लिख दिए। ठीक है, और क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका मतलब अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हम बोल सकते हैं ना कि दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैंने x प्लस ए को 0 से इक्वेट किया तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए आया, तो ये जो माइनस ए है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो सिंपल चीज़ है कि आप a की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए रख के देखिए, जो भी पॉलिनोमियल का आंसर आएगा वो टोटल 0 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का a², ये प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस का a प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, 2a² और ये हो गया a इंटू a² और ये माइनस का 2a² हो जाएगा, और ये कितना हो गया, माइनस का 5a, ये प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचेगा कितना, माइनस का 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 5a हम राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5a, माइनस का 5 की जगह वो प्लस का हो जाएगा, 5 इससे कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। इसमें बस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गलती होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। इसलिए इस मेथड से ज़्यादा बेटर रहता है सॉल्व करना। अदरवाइज आपको इसमें सिर्फ एक ही स्टेप करना है और उसी में आंसर आ जाएगा आपका। बस ये है कि उसमें अगर गलती हो गई तो फिर आपका आंसर ही पूरा गलत हो गया। इसलिए मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आप इस तरीके से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इफ़ अल्फा माइनस बीटा अल्फा नहीं, इफ़ ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें लिखनी है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 था ना, हाँ 14 था। ए माइनस बी, ए और साथ में ए प्लस बी, ये तीनों क्या हैं, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना दिया गया, 2x³ माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, अगर आपके पास तीन जीरोज हैं, इसको आप एक काम करिए, इसको हम बोल सकते हैं ना अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा और गामा की जगह ही तो जीरोज हैं। आप जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक के केस में होता है ये माइनस का b बाई ए। ठीक है, और साथ में आप ये देखिए कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल कितना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का d बाई ए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, यही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस ऑफ b की वैल्यू है माइनस का 6 डिवाइडेड बाई a कितना है 2, तो यहां पर a कितना आ गया, माइनस बी प्लस बी, कैंसिल आउट हो गया, a प्लस ए कितना हो गया 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 6/2, ये कैंसिल आउट होके बचेगा 3, तो यहाँ पर ये आ गया 3a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से a कितना हो गया, a हो गया 1, ये आंसर है। इतना ही निकालना था। अब हमें इसके अलावा इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जानबूझ के उन्होंने सिर्फ a पूछा है, b नहीं पूछा है। पता है b क्यों नहीं पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हुआ माइनस का, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए तो ये हो जाएगा 7/2, और ये कितना हो गया 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से ये आ जाएगा 1, बी स्क्वायर को इधर ले जाइए, 7/2 को इधर लेके आइए, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर। इसमें देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 माइनस 7 कितना होगा, माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर बी स्क्वायर की एक्चुअली में कोई रियल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जीरोज आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली में सारे रियल नंबर नहीं है, उसमें ए रियल नंबर है, बी हमारे पास जो आएगा वो आंसर वो इमेजिनरी नंबर आएगा। इसलिए इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है ना आपसे, सिर्फ और सिर्फ ए पूछा है। अगर वो बी पूछते तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में आता ही नहीं, ये टॉपिक आता है 11th क्लास के सिलेबस में, इसलिए उन्होंने बी वाली की वैल्यू पूछी ही नहीं है, सिर्फ ए की वैल्यू पूछी थी। इतना क्लियर हो गया। अब अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या कहा गया है, इफ x³ प्लस x² माइनस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय x² माइनस x, राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, तो 15 के अंदर हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में पॉलिनोमियल तो हमें ये दे दिया गया, पॉलिनोमियल इज x³ कहाँ गया ये, पॉलिनोमियल x³ प्लस x² माइनस ax प्लस b एंड देन इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय कौन सा पॉलिनोमियल था, x² माइनस x। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो gx से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर px को gx से डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, प्लस साथ में रिमाइंडर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा, तो हम इसको इतना ही लिखेंगे, यही चीज़ है। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल px को हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस x इंटू qx, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं लिखी है, बस मैंने gx की वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब आप देखिए इस gx को में भी अगर आप x कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, x माइनस 1, क्योंकि यहाँ से x बाहर आ गया तो x बचा, इसमें से अगर x बाहर आ जाएगा तो बचेगा ही कुछ नहीं, तो सिर्फ हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और ये qx हो गया। आप खुद सोचिए कि अगर ये हमारे पास स्मॉलेस्ट फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी, आप बोल सकते हैं ना कि ये 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा 0 है पॉलिनोमियल का, साथ में इस फैक्टर को भी अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 1 को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, तो ये भी हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो बेसिकली इस इंफॉर्मेशन से हमें ये आइडिया लगा कि x इज इक्वल टू 0 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ px, आर द जीरोज ऑफ px। तो ये पॉलिनोमियल px के जीरोज हैं 0 एंड 1, तो इसका मतलब ये है कि p0 पे भी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 होनी चाहिए और साथ में p1 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। p0 पे कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं, 0³ प्लस 0² माइनस का a इंटू 0
प्लस बी, इसकी वैल्यू टोटल 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये 0, ये 0, ये भी 0, बाकी का बचा कितना b। सो b इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ p1 क्या होगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस का a इंटू 1 प्लस b। इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, क्योंकि p1 भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस का a प्लस b की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 2 इज इक्वल टू a। अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये a इधर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से a की वैल्यू 2 हो गई और ये हमारा आंसर आ गया। इतना क्लियर है। तो a की वैल्यू 2 आ चुकी है और b की वैल्यू 0 आ चुकी है। ये दोनों ही वैल्यू आ चुकी हैं और किस तरीके से हमें निकालना है वो भी हमने देख लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, पहले तो हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल कितना था, पॉलिनोमियल था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, और ये कहा गया है कि इसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये हमें वैल्यू पूछी गई है कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब सम ऑफ द जीरोस की बात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं माइनस का b बाई ए, और साथ में जब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात होती है तो इसको हम बोलते हैं c बाई ए। सो ये जो टर्म है इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस का b बाई ए प्लस इसकी वैल्यू होगी c बाई ए। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप b की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो -7 बाई ए कितना है 2, प्लस यहाँ पर ये हो गया 5, ये हो गया 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गया माइनस का 7, यहाँ हो गया 5 प्लस का 5। तो -7 प्लस 5 कितना हो गया माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ गया तो ये हो गया माइनस का 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो टोटल ये जो टर्म दिया गया था इसकी एक्चुअल में वैल्यू -1 है। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इसको निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है स्टेट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसको हमें बताना है कि वो है क्या। एक्चुअली में ये कहा गया है कि इफ़ पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स और क्यू एक्स नहीं जी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स और जी एक्स आपके पास पॉलिनोमियल है। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर 2 पॉलिनोमियल्स और हम ये बोल सकते हैं इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स देन दे गिव 2 पॉलिनोमियल्स। अब हम हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे देन देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस द रिमाइंडर इज आर एक्स, प्रोवाइडेड डिग्री ऑफ आर एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ध्यान रखिएगा जी एक्स की बात हो रही है, क्यू एक्स नहीं। डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ये है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस स्टेटमेंट को तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये पार्ट और इसके साथ साथ जो इसके साथ ये जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स देन दे गिव 2 पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपके पास ये स्टेटमेंट कैसी भी रहे लेकिन ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये पार्ट को। ठीक है, ये थे हमारे पास कौन सी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2 एंड -3 रेस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर अब मैं आपको बताता हूं कि लास्ट एक बार इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ना जिसके अंदर सम ऑफ द जीरोस और साथ में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कहा गया था और पॉलिनोमियल निकालने को कहा गया था, वो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज आपके पास पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस होगा। ये एक फॉर्म होता है जब आपके पास अगर सम ऑफ द पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा पहले से ही दे दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस आर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज -1/2 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -3।
ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 इंटू एक्स प्लस ये हो गया -3। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स -3, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स। इतना आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से आप निकालें आंसर। दूसरा मेथड ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर फॉर्म में कि यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, पी एक्स दिया गया है हमारे पास कितना, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप ए कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए हो सकता है इंटू एक्स प्लस सी बाई ए होगा। और हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी बाई ए, तो इसका मतलब बी बाई ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और साथ में सी बाई ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पी एक्स है। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, ये हो गया ए इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस का हाफ, और साथ में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी -3। तो ये ओवरऑल आंसर आता है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स -3, इतना हो गया। ये था हमारे पास पी एक्स। नॉर्मली हम स्टैंडर्ड वे में हम क्या करते हैं ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शंस में कुछ भी ना आए, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं फ्रैक्शंस में ना आए, इंटीजर के फॉर्म में आए। तो हम क्या करते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 2, अगर हम ए को 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 एक्स माइनस का 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया वो कितना आया, पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो प्लस का x, और यहाँ पर ये माइनस का 6, ये आंसर है। ठीक है, आपका आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उस बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा जब आपके पास ब्लूप्रिंट आता है, टीचरों के पास एक ब्लूप्रिंट आता है, उस ब्लूप्रिंट में ना ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन दिए जाते हैं। सपोज कोई टीचर इस मेथड को सही मानता है, ठीक है, लेकिन इसको अगर इस मेथड को अगर कोई टीचर देखता है तो वो सोचता है कि इसमें शायद से कुछ गलतियाँ हैं तो उसमें मार्क्स कट कर देगा। लेकिन जब ब्लूप्रिंट आया, और ब्लूप्रिंट में क्या है कि टीचर का मेथड नहीं है लेकिन उसमें ये वाला मेथड दिया गया है, तो टीचर को इससे भी सही करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं ना, अभी इस मेथड को आप देखेंगे तो ये एनसीईआरटी में इस तरीके का मेथड है, इसीलिए हम एनसीईआरटी के इस मेथड को ज़रूर फॉलो करते हैं, ताकि कम से कम हमें ये क्लियर हो कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई एक टीचर का मेथड दूसरे टीचर के साथ मतलब एक मैच नहीं कर रहा है या वो उस चीज़ से एग्री नहीं करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास जो ब्लूप्रिंट वाला मेथड है ना, जो ब्लूप्रिंट वाला क्वेश्चन है, उसका मेथड आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसी तरीके से कर दें कि कोई भी टीचर आपके आंसर्स को कट ना कर पाए या उसमें कोई भी मार्क्स कट ना कर पाए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसा एनसीईआरटी फॉलो करता है उसी रूल को आप फॉलो करिए, तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर इस मेथड को फॉलो किया जाता है नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमने एनसीईआरटी के इस मेथड को फॉलो किया है, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो आपको ये भी क्लियर हो गया। और कोई पूछे ना कि इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है, तो दोनों आंसर सही हैं। जो भी आपका आंसर आएगा इसमें ये आएगा या ये आएगा, दोनों आंसर सही आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 18 तक तो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए ना, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम 19 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।